नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और निरंतर इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास सेकंड क्लास आज हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। तो जिस भी साथी ने पहली क्लास नहीं देखी हो वो चैनल पे जाकर के ITI डिप्लोमा प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं पहली क्लास को। उससे संबंधित MCQs कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने डाले हुए हैं जिनमें से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए वो क्वेश्चन मिलेंगे। और सेकंड क्लास आज हम लेकर के आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सेकंड टॉपिक दिया गया है उसमें कुछ 3-4 टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस, लेटरिंग एंड नंबरिंग और डायमेंशनिंग का। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक तो यार जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं। दूसरा, सभी साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब तक जो कंटेंट है वो दोस्तों तक पहुंच नहीं पाएगा तब तक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें यार। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। आपने सभी ने टाइप्स ऑफ लाइन्स है वो पढ़ सकती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा बेस्ड है। आपको लाइनों की जानकारी है तो ड्राइंग बनाने का 50% काम आप पहले ही कर चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लाइनें काम में ली जाती हैं। सभी लाइनों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। अभी देखिए, ये ठीक है। सबसे पहले जो लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन। अब देखिए प्रत्येक लाइन का कि वो थिन है यानी कि पतली है या थिक है, वो मोटी है, उसकी मोटाई कितनी है, वो मैं एक डायग्राम है PDF के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले काफ़ी साथियों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया होगा तो आपको याद रह जाए, इसलिए कुछ लाइन्स हैं वो बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन हो गई, फिर इससे कुछ पतली एक और लाइन होती है, ये इससे पतली रहेगी कुछ, जैसे इसकी जो मोटाई है वो 0.5 mm रहेगी, इसकी मोटाई वो 0.2 mm रहेगी, तो इससे पतली रहेगी लाइन। ये थिक रहने वाली है आपकी और ये थिन रहने वाली है। अब इसी लाइन के अंदर काफ़ी सारी लाइनें आ जाती हैं। अगर मैं इसके ऊपर दोनों साइड में एरो हेड लगा देता हूँ तो यही लाइन आपकी डायमेंशन लाइन बन जाती है। अगर मैं ये दोनों एरो हेड यहाँ से साफ कर देता हूँ तो यही लाइन आपकी एक्सटेंशन लाइन बन जाती है। अगर मैं इसको 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे लगा करके किसी एक साइड में डॉट लगा दूं या एक एरो लगा दूं तो यही लाइन आपकी लीडर लाइन बन जाती है। इस तरीके से बहुत सारी लाइनें हैं जो थिन लाइनों के अंदर काम में ली जाएंगी। तो ये आपकी जो सेकंड नंबर लाइन है ये थिन लाइन है। अगली लाइन की ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर हम फ्री हैंड लाइन इस तरीके से एक लाइन लगाते हैं तो इसका जो नाम रहेगा यहाँ पे, इसको कहेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये किस काम आती है, जैसे आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, सपोज करो एक ड्राइंग है, इसका लास्ट का कोई भी कॉर्नर आप अगर इस तरीके से बना देते हैं, मतलब ये यहाँ से टूटा हुआ है या इंटरप्टेड है या सेक्शन किया हुआ पार्ट है, उसको दर्शाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग है वो किया जाता है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इस तरीके से कई दोस्त बोलेंगे हार्ट बीट की तरह, तो ये हार्ट बीट की तरह की लाइन अगर आपको दिखाई दे तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन की कैटेगरी में आएगी। आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी एक डायग्राम दिया जा सकता है कि लाइन का नाम बताएं, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अगर इस तरीके से कंटिन्यूस बराबर के डैश डैश आपको दिखाई दें तो इस लाइन का नाम रहेगा
हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या काम आती है ये शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ साथियों को। जैसे कि कोई ब्लॉक है, सपोज करो ये कोई ब्लॉक है, इसमें यहाँ से कोई छेद निकला हुआ है। अगर इसको हम इसका यहाँ का फ्रंट व्यू हम बनाएंगे इस तरीके से, तो इसको जो छेद निकला हुआ है इसको दर्शाने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से हिडन लाइन है वो लगानी पड़ेगी। तो ये काम होता है हिडन लाइन का। जो पीछे की तरफ या छिपे हुए पार्ट जो कटे हुए हैं या होल वगैरह निकले हुए हैं उनको शो करने के लिए, यानी जो हिडन पार्ट है उनको शो करने के लिए इस लाइन का उपयोग है वो किया जाता है। एक लाइन और है आपकी मुख्य, जो किनारों पर से थोड़ी मोटी होती है और बीच में से पतली होती है। इसको किसी भी दिशा में मोड़ भी सकते हैं और इस तरीके से एरो भी लगा सकते हैं। इस लाइन का जो नाम रहेगा आपका वो रहेगा कटिंग प्लेन लाइन। ये वहाँ पे काम आती है जहाँ पे हमको सेक्शनिंग करनी रहती है। जैसे कोई बड़ा सा पार्ट है, कोई इंजन का पार्ट है, उसका कोई एक पार्ट अपने को आधा सेक्शन करके यानी काट करके अंदर का दिखाना है, तो कितना पार्ट काटा जाएगा वो काटने वाली जगह के ऊपर इसको हम ऑफसेट तरीके से भी लगा सकते हैं, सीधी भी लगा सकते हैं, किसी दिशा में मोड़ भी सकते हैं। तो इसका नाम रहेगा कटिंग प्लेन लाइन। ये इस तरह से आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकती है और आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि लाइन कौन सी है। इसके दोनों किनारों की जो लाइन होती है वो मोटी होती है और बीच में से सेंटर लाइन की तरह होती है। अब बात करते हैं अगली लाइन की। ये चैन डैश में आएगी। इसका जो नाम है वो है सेंटर लाइन। किसी भी ड्राइंग में उसका सेंटर शो करने के लिए या किसी सर्किल का सेंटर शो करने के लिए इस सेंटर लाइन का उपयोग है वो किया जाता है। आई होप कि आपको सारी लाइनें समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे शो करूँगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए शायद दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ऑब्जेक्ट लाइन। ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है। ये देखिए इसकी जो मोटाई है वो 0.5 mm रहने वाली है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइन किस तरीके की होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कंटिन्यूस थिक, कंटिन्यूस थिन, कंटिन्यूस फ्री एंड कंटिन्यूस जिगजैग, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो कंटिन्यूस थिक है, यानी कि लगातार मोटी लाइन बनेगी, वो ऑब्जेक्ट लाइन रहेगी या आउटलाइन जिसको कह सकते हैं, जिससे हम ड्राइंग की बाउंड्रीज हैं वो बनाते हैं। जो मेन ड्राइंग है वो हमारी इसी से बनती है। उसके फिर अंदर के जैसे सेंटर लाइन अलग लगेगी, हिडन लाइन अलग लगेंगी, वो पार्ट शो करने के लिए हैं। बाकी जो बाउंड्री लाइन है उसके जो किनारे हैं जो हमको विजिबल है, शो हो रहे हैं, विजिबली जो हमको दिखाई दे रहे हैं, उन सब के लिए हमेशा हमारी ये आउटलाइन है या इसको ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं वो रहेगी। दूसरी मैंने आपको बताया था ये कंटिन्यूस थिन लाइन है, पतली रेखा रहेगी जिसकी 0.2 mm है वो मोटाई रहती है। ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे इमेजिनरी इंटरसेक्शन, डायमेंशन लाइन इसी से बनेगी, प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन इसी से बनेगी, लीडर लाइन इसी से बनेगी, हैचिंग लाइन इसी से बनेगी, शॉर्ट सेंटर लाइन इसी से बनेगी, थ्रेड लाइन, डायगोनल लाइन, ये सारी लाइनें आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन से ही बनेंगी। इनमें से किसी का भी नाम, जैसे आपको दे दिया कि लीडर लाइन किस तरीके की होती है, तो आपको ये चारों ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि कंटिन्यूस थिन लाइन है वो लीडर लाइन यहाँ पे रहती है। ठीक है। अब ये लाइनें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्राइंग में शो होती हैं, बनती हैं, वो आपको आगे एक डायग्राम के माध्यम से मैं दिखा दूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि लाइन दिखने में कैसी है, फिर वो लगातार मोटी है, लगातार पतली है, या फ्री हैंड है, कंटिन्यूस जिगजैग है, नीचे और भी हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद तीसरी लाइन जो मैंने बताई थी कंटिन्यूस फ्री हैंड लाइन जिसको कहते हैं, ये आपके सामने है। इसकी भी जो मोटाई है वो 0.2 mm है। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड, इसकी जो ये आपका डिस्क्रिप्शन रहेगी, ये कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन है, फ्री हैंड है, इसमें कोई माप तोल आपका नहीं है। इसको वैसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। कोई भी सेक्शनिंग किए हुए पार्ट को या इंटरप्टेड व्यू को दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरप्टेड व्यू या जो सेक्शनिंग वाला जो पार्ट है आपका, उसको शो करने के लिए ये शॉर्ट ब्रेक लाइन आपके काम में ली जाती है, जो कि कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन है।
अगली लाइन की अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैंने अभी अभी आपको बताई थी, ये है लॉन्ग ब्रेक लाइन। किसी बड़े आकार, ड्राइंग में बड़े आकार की जगह पे आपकी जो कटिंग है वो करके दिखाई गई हो, ड्राइंग ऊपर से नीचे तक आधी आधी काट करके दिखाई गई हो, बीच में से टूटी हुई दिखाई गई हो, उस समय आपकी जो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है ये काम में ली जाती है। ठीक है, ये भी आपकी कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड में आएगी। 0.2 mm जो है इसकी मोटाई है वो रहने वाली है। अगली जो आपकी लाइन है कंटिन्यूस, ये जो डैश्ड थिक है आपकी हिडन लाइन शो करने के लिए काम में ली जाती है। देखिए, अगर आपको मेन आउटलाइन को शो करना है तो आप इसको थोड़ी सी मोटाई मिलेंगे जिसकी मोटाई 0.3 mm है। अगर आपको इंटरनली किसी पार्ट को शो करना है तो इसी डैश लाइन को आप 0.2 mm की मोटाई मिलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इसी में, ये डैश्ड थिक में भी है और डैश्ड आपकी थिन में भी है, दोनों चीज़ें हैं। जिसकी थिन की 0.2 mm है, ये जो मोटाई है लाइनों की ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो लाइन है आपकी डैश्ड थिन में ही है, ये देखिए ये सेंटर लाइन आपके लिए दिखाई गई है। यहाँ पे एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, इसको चेन थिन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे चेन बनी हुई है ना, एक बड़े डैश और एक छोटे डैश की, इसको चेन थिन लाइन आपकी बोली जाएगी, जो कि सेंटर लाइन लगाने के लिए, ट्रैजेक्टरी लगाने के लिए आपके काम में ली जाती है। इसके बाद जो अगली लाइन है आपकी, मैंने आपको बताया था कटिंग प्लेन लाइन है, वो यहाँ पे शो की गई है, जिसके किनारे हैं वो मोटे बनाए गए हैं यहाँ पे, जिसको आप मोड़ करके किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। ये भी आपकी चेन थिक लाइन में, या जो इसके किनार एंड यहाँ लिखा हुआ है कि जो थिक जो एंड है, थिक एट एंड, बाकी बीच में से पतली है, चेन थिन थिक एट एंड। ये क्वेश्चन में डेफिनेटली ये लाइन आपकी आ सकती है कि चेन थिन थिक एट एंड, यानी किनारों पर से मोटी और बीच में से पतली, ऐसी कौन सी लाइनें हैं, तो आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे इनमें से कोई भी, कि वो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, या कटिंग प्लेन लाइन है, या आउट लाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में से पतली और किनारों पर से जो मोटी है वो आपकी कटिंग प्लेन लाइन है। ठीक है, ये आगे लिखी हुई है कटिंग प्लेन लाइन है। तो ये आपकी मेन जो लाइंस थी वो आपने देख ली है। यहाँ पे इनकी मोटाई से संबंधित मैंने एक डायग्राम और यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी आपकी लाइन इसमें शो की गई हैं, ये देखिए सभी की आपको यहाँ पे सभी की मोटाई आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ताकि आप इनकी जो मोटाई है वो ध्यान में रख सकें कि कौन सी लाइन की कितनी मोटाई यहाँ पे रहने वाली है। मैं आगे से हट जाता हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब आगे मैं बात करूँ तो देखिए काफ़ी सारी लाइनें इस डायग्राम में आपको दिखा रखी हैं। बात करते हैं प्रत्येक लाइन की। सबसे पहले ये जो लाइनें लगा रखी हैं ये सारी की सारी आउटलाइन है। ठीक है, मैं इनको 1 नंबर देता हूँ। ये सारी आउटलाइन है जिनसे डायग्राम हमारा बनाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिससे हम डायमेंशन शो कर रहे हैं, इसे टच करके इस तरीके से आगे बढ़ा रखी हैं। डायमेंशन शो करने के लिए हमने जो लाइनें आगे तक बढ़ा रखी हैं, इन लाइनों का नाम है यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन। देखिए जहाँ पर भी डायमेंशन शो करने के लिए, जैसे यहाँ की अगर मुझे दूरी दिखानी होती तो मैं इन दोनों किनारों को ऐसे आगे बढ़ाता और इसके बीच में ये लाइन लगाता। तो ये जो दोनों लाइनें मैंने लगाई हैं इनका नाम यहाँ पे रहने वाला है एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी डायग्राम दे सकते हैं और तीर का निशान लगाकर इस तरह से पूछ सकते हैं कि ए से मार्क की गई लाइन का नाम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन शो करने के लिए जो किनारे हमने आगे बढ़ाए हैं, जो लाइनें लगाई हैं, उनका नाम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब लंबा करना, बढ़ा देना। तो ये हम बढ़ा रखी है ना ये लाइनें, भाई ये ड्राइंग का पार्ट तो है नहीं जो आगे तक लाइनें लगी हुई हैं, ड्राइंग के पार्ट में तो आती ही नहीं है ये जो आगे आपकी लाइनें लगी हुई हैं, ड्राइंग के पार्ट में शामिल नहीं है ये। तो आप इनको क्या कहेंगे अपन, एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे कहने वाले हैं। इसके बाद देखिए इनके बीचे बीच एक लाइन लगी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, और ये बीचों बीच लगी हुई है, तो इसका नाम रहेगा सेंटर लाइन। ये क्या शो कर रही है, आपकी ड्राइंग का सेंटर शो कर रही है। बीचों बीच लगा रहे ना, ये मार्क करनी होती है क्योंकि इसकी सहायता से हम जो ड्राइंग बनाने में इसके जो माप वगैरह हैं वो इजीली मार्क कर सकते हैं हम, इसलिए सेंटर लाइन लगाना आवश्यक होता है।
कोई भी सर्किल वगैरह है या ये राउंड शाफ्ट है तो सेंटर लाइन लगानी हमें आवश्यक है। फिर देखिए आपको यहाँ पे बीच में से ये पार्ट अलग अलग हुए दिखाई दे रखे हैं, ठीक है। इनमें आपको लाइन इस तरीके से तिरछी लाइन दिखाई दे रही है। तो कोई भी सेक्शनिंग पार्ट यानी जिस भी पार्ट को काट करके दिखाया गया हो उसमें इस तरह की हैचिंग लाइनें लगी रहेंगी, उसका नाम रहेगा हैचिंग लाइन, ठीक है। किसी भी सेक्शनल पार्ट को शो करने के लिए जो तिरछी लाइन है और इनका एंगल कितना होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री पे हम हैचिंग लाइनें लगाते हैं जो भी सेक्शनल पार्ट है उसको शो करने के लिए। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको इस तरीके से मार्क करके पूछ सकते हैं कि ये लाइनें कौन सी हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि हैचिंग लाइनें कितने डिग्री के कोण पे लगाई जाती हैं, तो 45 डिग्री के कोण पे लगाई जाती हैं। देखिए आप सभी ने ड्राइंग पढ़ रखी है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो बातें करूँगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, मैं आपको सारी की सारी सिर्फ वो बातें यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक जो मैं आपको क्लियर करवा के हुए यहाँ से चल रहा हूँ इन सभी में से आपको 2-2, 4-4, 5-5% जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे एज इट इज, बस उनका तरीका चेंज हो सकता है। बाकी जो भी चीज़ मैंने आपको बता दी, मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको लाइन डैश करके पूछ सकते हैं, हैचिंग लाइन लगा करके इसकी पूछ सकते हैं कि लाइन कौन सी है, हैचिंग लाइन कितने डिग्री के कोण पे लगती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एक वो है जैसे कि ये लाइन आपको शो की गई है, ठीक है। मान लो कोई सर्किल बना रखा है, इसको मैं मुझे बताना है कि ये सर्किल है इतने फाई का, इतने व्यास का, इतने रेडियस का है। उसके लिए जो इस तरीके के लाइन हम अलग से लगाते हैं ना, ये जो लाइन लगा रखी है, ये लाइन लगा रखी है, ये अलग से जो लाइन लगा रखी है, इन लाइनों का क्या नाम रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लाइन है, इसको मार्क करने के लिए पूछ रखी है कि ये लाइन कौन सी है, तो इसका नाम रहेगा यहाँ पे लीडर लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक में अलग से नाम दे रखा है लीडर लाइन का, इसको आप याद रखें हमेशा। पहले से किसी लाइन को पॉइंट आउट करके जो बता रही है लाइन कि ये यहाँ पे साफ्ट है, ये यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, ये यहाँ पे सर्किल है, ये यहाँ पे आपका होल है, कुछ भी आपको दिखा रखा है उसको उस लाइन को पॉइंट आउट करके आपसे पूछा जाए कि ये लाइन कौन सी है, तो वो लाइन रहेगी यहाँ पे लीडर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। लीडर लाइन से संबंधित और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि लीडर लाइन नॉट लेस देन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री से कम के ऊपर आप लीडर लाइन नहीं लगा सकते हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल प्लेस हमेशा ये रहता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ये आपका वर्टिकल प्लेस है, ये इंक्लाइंड प्लेस है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से कभी भी 30 डिग्री से कम के ऊपर आप लीडर लाइन नहीं लगा सकते। जो एप्रोप्रिएट एंगल है लीडर लाइन का वो 45 डिग्री का रहता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम आप 30 डिग्री से ज़्यादा ही आपको लगानी रहेगी, तभी वो लीडर लाइन में काउंट होगी, ठीक है। और कौन सी लाइनें बच गई, जैसे ये डायगोनल लाइन है, यहाँ पे डायगोनल बना रखा है तो इसके लिए आपको डायगोनल लाइन यहाँ पे बता दिया, सेंटर लाइन हो गई है। और अगर यहाँ से कोई छेद निकला हुआ होता तो उसको इस तरीके से अगर शो करके रखते तो वो आपकी हिडन लाइन यहाँ पे हो जाती। तो सारी लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लाइनों से संबंधित था, आई होप कि सब कुछ आपका क्लियर हो गया हो। बाकी हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अगली PDF में लेके आऊँगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा उनमें से डेफिनेटली आपको 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो कंटेंट मैं इकट्ठा करके लेके आ रहा हूँ ये डायरेक्ट आपका जो सिलेबस है, जो लाइन टू लाइन सिलेबस में लिखा हुआ है, जहाँ से वो सिलेबस उठाया गया है वहीं से ही मैं ये कंटेंट आपका लेकर के आ रहा हूँ और वही चीज़ें आपको शो कर रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन निकल करके आएंगे। पिछली भर्ती में भी सेम ऐसे ही चीज़ें हुई थी। तो सारा का सारा सिलेबस यहीं पे क्लियर करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं। यह आ गया आपका टाइप्स ऑफ एरो हेड। एरो हेड कितने प्रकार का होता है उसी के बारे में बात करेंगे। सभी ने एरो हेड देखे हैं, शायद टाइप्स भी पढ़ रखी होंगी, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से अगर आपने ओपन करके छोड़ दिया है, इसका नाम है ओपन एरो हेड, ठीक है। अगर इनको आपने इस तरीके से बंद कर दिया है यहाँ से, तो इनका नाम रहेगा क्लोज्ड एरो हेड। ये आपको डायग्राम आ सकता है डायरेक्ट, ये ओपन भी आ सकता है, क्लोज भी आ सकता है। नंबर 3 पे अगर आपने इसको बंद करके फिल भी कर दिया, अंदर से इस तरह से कलर आपने भर दिया है, तो इसका नाम रहेगा क्लोज्ड एंड फिलेट एरो हेड, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ आपने एक लाइन 45 डिग्री पे लगा करके छोड़ दी, वो आपका रहेगा ओब्लिक एरो हेड।
एरोहेड के लिए कौन जो एंगल है वो यहाँ पे बता रखा है कि 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। देखिए ये 15 डिग्री मिनिमम, इन दोनों के बीच में 15 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आप इनको फैला सकते हैं। ये एरोहेड का एंगल यहाँ पे शो कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओब्लिक एरोहेड। इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि ओब्लिक एरोहेड का कोण कितना होता है। देखिए इस तरीके से बनाया गया है ये ओब्लिक एरोहेड। केवल सिंगल लाइन, जब छोटी जगह होती है ना डायमेंशनिंग करने के लिए, ज़्यादा जगह नहीं होती है, वहाँ पे ओब्लिक एरोहेड बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जहाँ पे कंजेस्टेड ड्राइंग हो, काफ़ी बहुत जगह नहीं हो, वहाँ पे किस टाइप का एरोहेड बनाते हैं। तो वहाँ पे ओब्लिक एरोहेड है वो बनाते हैं और वो इस तरीके का बनता है। आप इसको ढंग से देख करके नोट कर सकते हैं। ये है आपका ओब्लिक एरोहेड देखने में। ये आपसे उसमें क्वेश्चन इसका डायग्राम आ सकता है एज इट इज कि एरोहेड का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है ओब्लिक एरोहेड। ये बंद कर दिया, ये क्लोज्ड एंड फिलेट एरोहेड है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन एरोहेड है। सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। इनका एंगल है वो आपको बता दिया है, ओब्लिक एरोहेड का एंगल आपको बता दिया है, सभी के डायग्राम दिखा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। और भी कोई डाउट हो आपका तो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। इनसे बाहर आपको एरोहेड के लिए क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है एरोहेड के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है। देखिए आपको क्वेश्चन में हमेशा पढ़ना है कि अगर लंबाई पहले लिखा गया है प्लस चौड़ाई, या इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इसको लेंथ लेंथ तो ये हो गई आपकी, इसको चौड़ाई विड्थ भी लिख सकते हैं या ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो जो चीज़ पहले लिखी जाएगी तो लंबाई 3:1। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, फंसाने वाला क्वेश्चन आएगा ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि एरोहेड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में आपको मिलेगा 1:3 और आप उसी को टिक करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि पहले आपकी लंबाई पूछी गई है। ये देखिए लंबाई, ये 3 लिखा हुआ है और ये इसकी ऊंचाई या चौड़ाई आप बोल सकते हो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे चौड़ाई क्वेश्चन में पहले पूछी जाए कि एरोहेड की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है तो ये सही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एरोहेड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है तो 3:, आपका सही आंसर रहेगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले आपसे लंबाई पूछी जाए तो 3 पहले आएगा, पहले आपसे चौड़ाई बोली जाए क्वेश्चन में तो 1 पहले आएगा, ठीक है। चौड़ाई 3 होती है, लंबाई 3 होती है और चौड़ाई आपकी 1 होती है। 3:1 इसका रेशियो रहता है। लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी चौड़ाई या ऊंचाई है, ये आपकी लंबाई है। मेरे ख्याल से सभी को इससे संबंधित अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया क्लियर करा करके। तो ये एरोहेड थे अपने टाइप्स ऑफ एरोहेड। अगला है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये डायमेंशनिंग, हिंदी में कहते हैं विमांकन। और डायमेंशनिंग क्या है, जब भी अपन कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो ऐसे बना करके तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एक भाषा है। ये क्या बता रही है, अभी तो कुछ नहीं बता रहा। पहले मुझे इसके माप बनाने पड़ेंगे कि ये दूरी कितनी है, इसकी ये दूरी कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। तो इस तरीके से इसके जो माप हम शो कर रहे हैं उसी सिस्टम को क्या कहेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे, विमांकन कहेंगे, ठीक है। अब वो कई तरीके से किया जाता है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। विमांकन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में, उसके लिए बताएंगे। सबसे पहले 2 सिस्टम है, एक है अलाइंड सिस्टम और एक है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, जो कि डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा गया है। अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क है, एक छोटा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसी से क्वेश्चन आपका उठ करके आ सकता है। अच्छी तरीके से बताऊंगा, ध्यान देना आप। सबसे पहले बात करते हैं अलाइंड सिस्टम। तो अलाइंड सिस्टम हमेशा जो डायमेंशन लाइन है उसके साथ के पैरेलल में लिखी जाएंगी, यानी कि विमांकन लिखने का तरीका है अलाइंड सिस्टम का। जैसे आपने
ये आपने विमांकन किया तो इसके पैरेलल में ही इसकी माप लिखी जाएंगी, जैसे यहाँ लिखी गई है। देखिए ये ऐसे किया, अगर ये आपने इस एंगल पे किया तो इस तरीके से इसकी माप लिखी गई है। अगर आपने इस तरीके से डायमेंशन करी तो इसके साथ में इसकी माप इस तरीके से लिखी गई है। ये देखिए इस तरीके से डायमेंशन करी तो इस तरीके से इसकी माप उसी साइड से पढ़ रहे हैं। जिस साइड से विमांकन हमने कर रखा है उसी साइड से हम इसको पढ़ेंगे, वो आपका अलाइंड सिस्टम रहेगा। ये डायग्राम आ सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए ये अलाइंड सिस्टम है, ठीक है। या क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डायमेंशनिंग के साथ पैरेलल में उसकी माप लिखी जाए, वो कौन सा सिस्टम है, तो वो अलाइंड सिस्टम हम इसको कहने वाले हैं, ठीक है। अगला जो सिस्टम है वो आपका यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा, इस तरह से इसका हिंदी में नाम है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जिस डायमेंशनिंग में जो विमाएं हैं वो डायग्राम के नीचे से पढ़ी जाएं, यहाँ से सारी की सारी विमाएं यहाँ से देखी जाएंगी, वो डायमेंशन क्या कहलाएगा, यूनिडायरेक्शनल। एक ही दिशा में सारे माप रहने वाले हैं। देखिए आप जब आप साइड में से आपने इस तरीके से विमांकन किया तो भी आपने सीधा लिखा हुआ है, यहाँ भी सीधा लिखा हुआ है, ये तिरछा किया यहाँ भी सीधा लिखा हुआ है और यहाँ भी, यानी कि आप नीचे से इसका जो माप है वो सारी पढ़ पा रहे हैं। उस सिस्टम को क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जिस डायग्राम में सारी की सारे विमाएं हैं वो नीचे से ही पढ़ी जाएं, वो कौन सा सिस्टम होता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है। और जिसमें डायमेंशन लाइन के पैरेलल में डायमेंशन लिखी जाती हैं वो कौन सा सिस्टम है, तो वो अलाइंड सिस्टम है। दोनों का मतलब फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों के डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए हैं किस तरीके से डायमेंशन लिखे। देखिए लाइन काट करके बीच में लिखे हुए हैं, जो साइड की डायमेंशनिंग है लाइन काट करके लिखते हैं साइड वाली, और नीचे से ही सारी की सारी सीधी लिखी हुई हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में सारे माप हैं, इसलिए इसका नाम यूनिडायरेक्शनल है। ये एंगुलर डायमेंशनिंग है, लेकिन उसमें दोनों ही मेथड दिखाए गए हैं आपके। एक अलाइन मेथड है, ये देखिए इसमें सारे के सारे लाइन के साथ में पैरेलल, ये अलाइन मेथड से एंगुलर डायमेंशनिंग की गई है। और ये यूनिडायरेक्शनल मेथड है, देखिए लाइन काट के सीधे लिखे हुए हैं सभी के सभी। ये यूनिडायरेक्शनल मेथड से एंगुलर डायमेंशनिंग आपकी की गई है, सारे के सारे एंगल शो किए गए हैं अलाइन सिस्टम में और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, साथ में जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ सभी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ और टाइप्स हैं, कुछ तरीके हैं, ये वो सिस्टम थे, ये डायमेंशनिंग करने का तरीका है आपका। देखिए ये यहाँ पे चेन डायमेंशनिंग है, कोई डायग्राम बना रखा है, उसके सारे के सारे माप एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, एक ही लाइन में बना रखा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच से मैं इसका माप यहाँ अंदर लिख करके 8 शो करूँ, यहाँ से ये 15 और 8 इसको 23 शो कर देता है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक ही लाइन में पहले 15 फिर 8 फिर 16 फिर 22 7 इस तरीके से सारे के सारे डायमेंशन शो कर रखे हैं। तो इस डायमेंशनिंग सिस्टम का क्या नाम रहेगा, चेन डायमेंशनिंग रहेगा। इनके डायग्राम आ सकते हैं और बाकी कुछ नहीं है। ये डायग्राम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा डायमेंशनिंग सिस्टम है। अगला है पैरेलल डायमेंशनिंग। इसमें क्या फ़र्क है भाई, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी एक एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे ये निकाल दी है एक बार, और यहाँ पे हॉरिजेंटल में एक ये निकाल दी बाहर। देखिए सारी की सारी माप इसी लाइन से ली गई है, पहले यहाँ की 45 फिर यहीं से 34 फिर यहीं से 28 फिर यहीं से 20, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग यहाँ से अलग शो कर दें फिर इससे आगे की इतनी शो कर देते, वो चीज़ें नहीं दिखाई दी गई हैं। जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में यहाँ से ये 20 था फिर ये 8 था फिर उससे आगे की थी फिर उससे आगे की थी, ये थी। यहाँ पे एक लाइन लगा दी, उसके पैरेलल ही सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पे शो की गई है। इसलिए इसी तरीके से यहाँ वर्टिकल में भी ये एक लाइन यहाँ पे लगा दी, इसी लाइन से पहले टोटल 90 है, फिर इससे 10 कम हो गई तो 80 हो गई, यहाँ पे 40 दे दी, यहाँ पे 30 दे दी, यहाँ पे 20 दे दी। इस एक लाइन से सारी की सारी माप है वो शो की गई है पैरेलली, तो इसका नाम हो जाएगा पैरेलल डायमेंशनिंग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगली जो डायमेंशनिंग आपके सामने, ये सुपर इम्पोज्ड रनिंग और प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, दोनों इसके नाम है। ये एक नाम नहीं है, दो नाम है इसी के, सुपर इम्पोज्ड रनिंग कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, देखिए आपका यहाँ पे ओरिजेंटली और वर्टिकली दोनों के लिए एक मार्किंग की गई है सर्किल बना करके।
वहाँ से बढ़ते क्रम में, देखिए एक ही साइड में एरो बने हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, बढ़ते क्रम में ये डायमेंशनिंग की गई है और इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ठीक है, नीचे भी इसी तरीके से एक ही साइड में एरो बने हुए, देखिए दोनों किनारों पे एरो यहाँ पे नहीं है, आपको डायग्राम में विजिबल होगा। इस साइड में कोई एरो नहीं है, इस साइड में एरो है, एक ही साइड में बढ़ते हुए क्रम में, तो उसका नाम सुपर इम्पोज्ड या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने वाली चीज़ों के लिए कोई तरीका नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, याद आपको ही रखना पड़ेगा। अगली जो है डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स, ये वहाँ पे काम में लेते हैं जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हमें कोई ग्राफ बनाना हो, या बहुत सारे सर्किल इसमें बना रखे हैं, इनका अलग अलग माप है। तो यहाँ पे देखिए 5 और उसके बाद में 10, 10, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5, इनकी नंबरिंग यहाँ पे कर दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, और उनके साइजेज यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक नंबर दे दिया और नीचे उनका माप है वो उनके सामने लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सबका माप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबरिंग कर दी गई है, उनका माप यहाँ पे ग्राफ में शो कर दिया गया है। तो यानी कि जहाँ पे ग्राफिकल आपको ग्राफ वगैरह बनाना हो, एक्सिस वगैरह बनाने हो, या बहुत सारी चीज़ें एक ही ग्राफ में शो करनी हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो उसी को कहेंगे हम डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइंग में यूज में ली जाती हैं। सबसे पहले फाई का क्या मतलब है? फाई का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर को कभी भी उसमें ड्राइंग में डाया करके नहीं लिखते। जैसे कोई आपका सर्किल है, इसका माप आपको शो करना है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे इसका जो डायमीटर हो 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 520। ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद मैं बात करूं, जब रेडियस शो करते हैं तो सिर्फ आर लिखते हैं रेडियस के लिए। जब स्क्वायर शो करते हैं तो इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं, या कैपिटल SQ ये लिख करके भी आप स्क्वायर को शो कर सकते हैं। कई बार ड्राइंग के बीच में छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं, तो उसका माप लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं SQ10, यानी कि 10 बाई 10 का ये एक स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, सभी 10, 10, 10 इस तरीके से शो करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला SR का मतलब है स्फेरिकल रेडियस, और S फाई का मतलब है स्फेरिकल डायमीटर। ठीक है, यानी कि S आपको ध्यान में रखना है, स्फेरिकल है यहाँ पे, फाई का मतलब डायमीटर और R का मतलब रेडियस है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फाई क्वेश्चन में दे करके आपसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फाई का मतलब है वो डायमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो लेटर्स एंड नंबर्स का है। तो लेटर्स एंड नंबर्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपके सामने ये 4 प्रकार के लेटर्स हैं वो शो किए हैं, जिनका डायग्राम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के लेटर हैं। देखिए, सबसे पहले मोटे अक्षर दिए गए हैं, इनको कहते हैं गोथिक लेटर्स। ठीक है, क्या कहेंगे इनको? गोथिक लेटर्स कहेंगे। फिर इनसे पतले लेटर आपके सामने दिए गए हैं, इनको कहेंगे रोमन लेटर्स। फिर थोड़े से तिरछे लेटर आपके सामने यहाँ बनाए गए हैं और साथ में पतले भी हैं, इनको कहेंगे इटैलिक लेटर्स। क्या कहेंगे? इटैलिक लेटर्स रहेंगे। ये जो तिरछे हैं ये हॉरिजॉन्टल से, अगर मैं यहाँ से इनकी बात करूँ तो ये 75 डिग्री पे बने रहते हैं, और अगर वर्टिकल से आपसे पूछा जाए यहाँ से, तो ये 15 डिग्री के ऊपर झुके हुए रहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा कि जो इटैलिक लेटर हैं या इंक्लाइंड लेटर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे बने रहते हैं, तो आपको आंसर देना है 75। और पूछा जाए कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधार से कितने डिग्री पे बने रहते हैं, तो आपको बताना है 15। ऑप्शन में दोनों ही मिल सकते हैं, 15 भी और 75 भी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि हॉरिजॉन्टल से पूछा गया है या वर्टिकल से पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल से रहेगा 75 डिग्री और वर्टिकल से रहेगा 15 डिग्री। इसका बड़ा ही ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप सही नंबर को तो खो दोगे, गलत तो कर ही दोगे पहले भी ढंग से ना पढ़ने की वजह से। जो आपने पहले सही कर रखा है वो और नंबर खा जाएगा आपके। इसलिए मैं आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। इन्हीं में से फंसाने के लिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं, रनिंग में जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के और पहला ही ऑप्शन वो गलत वाला देते हैं हमेशा। किसी ने 75 रट रखा है और इसमें पूछ लिया कि वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुके हुए रहते हैं, और पहला ही ऑप्शन 75 देंगे पहले गलत वाला, वो पहले को ही टिक कर देते हैं फटाफट।
ऐसा नहीं करना है, आपको ढंग से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में टेक्स्ट दिया गया आपके लिए अलग अलग डिजाइन का। अब लेटर्स और नंबर्स में दो टाइप की लेटरिंग रहती है, एक होता है ए टाइप लेटर और एक होता है बी टाइप लेटर। जो ए टाइप लेटर रहते हैं उसमें डी यानी कि हाइट है, कितने भागों में बांटते हैं, 14 भागों में। और जो आपका बी टाइप जो लेटर है इसमें डी इज इक्वल टू एच बटे 10। ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि बी टाइप अक्षरांकन, लेटरिंग को अक्षरांकन कहते हैं, बी टाइप के अक्षरांकन में, क्योंकि अधिकतर दोस्त मुझे पता है हिंदी में ही पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी के साथ साथ एक बार इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कोई भी त्रुटि रहेगी वो तो इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा। हिंदी में गलत छप के आ गया हो तो इंग्लिश में जो लिखा गया है वही सही माना जाएगा। आपका पेपर वो इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी टाइप का जो अक्षरांकन है उसमें डी इक्वल टू एच बटे 10 होता है, इसकी हाइट को हम 10 भागों में बांटते हैं। और ए टाइप का जो अक्षरांकन है उसमें डी इक्वल टू एच बटे 14 यानी कि हाइट को 14 भागों में बांटते हैं। ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ए टाइप के लेटर में हाइट को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप सोचोगे ये तो बताया नहीं, तो मैं बता दूं कि ए टाइप में 14 भागों में और बी टाइप में 10 भागों में इनको बांटा जाता है। इसी फॉर्मूले से फिर सारे के सारे यानी कि अक्षरों के बीच में दूरी कितनी रहेगी, प्रत्येक लेटर के कैरेक्टर के बीच में कितनी दूरी रहेगी, वर्ड्स के बीच में कितनी दूरी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख भी दिया है कि इंक्लाइंड लाइन है, एंगल है वो 15 डिग्री रहते हैं इंक्लाइंड इससे वर्टिकल से, और 75 डिग्री रहते हैं हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये चीज़ें नोट कर लें आप ज़रूर कि ए टाइप लेटर में एच बटे 14 और बी टाइप लेटर में एच बटे 10 रहता है, ठीक है। ये अब मैं सिंगल स्ट्रोक लेटर आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये सभी ने बना रखे होंगे। इनको दिखाने का मेरा ये पर्पज़ था कि इनमें सभी के रेशियो दे रखे हैं, देखिए नीचे सभी के रेशियो दे रखे हैं, तो जो डिफरेंट रेशियो देखिए सभी का जो नॉर्मल लगभग अधिकतर का रेशियो है वो 7:5 है। 7:5 से मतलब है कि 7 इसकी हाइट है और 5 है वो इसकी विड्थ है, ठीक है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई का रेशियो है 7:5। लेकिन इनमें से कुछ का है वो कम और ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जे का बात करूँ तो 7:3 है, एल का बात करूँ 7:4 है, एम का बात करूँ 7:6 है, डब्ल्यू का 7:6 है, यहाँ पे 1 है वो 7:1 में लिखा जाता है। तो ये जो कुछ डिफरेंट है उन सबको मैंने यहाँ पे सर्किल किया गया है ताकि आपको मदद रहे पहचानने में और याद करने में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका रेशियो का, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसका रेशियो है वो डिफरेंट रहने वाला है। उनको मैंने अलग से पहले ही सर्किल कर दिया आपको याद करने के लिए, बाकी इनको छोड़ करके सभी का 7:5 है, यानी कि इनकी हाइट और इनकी चौड़ाई का जो रेशियो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आपको दे दें कि सिंगल स्ट्रोक लेटर में डब्ल्यू का कितने रेशियो में बनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में 7:4, 7:3, 7:6 और 7:5 चारों देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यू है वो 7:6 में बनाया जाता है, जो एम है वो भी 7:6 में बनाया जाता है, जे है वो 7:3 में बनाया जाता है, एल है वो 7:4 में बनाया जाता है, जो आई है वो 7:1 में है, ऐसे ही जो 1 है वो भी 7:1 में है आपका बनाया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप ये पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसमें आपको ये पीडीएफ है वो डाल दिया करूंगा आगे से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम एक पीडीएफ ये आपके टेलीग्राम चैनल बना करके उसमें शेयर कर देंगे, ठीक है। ये नीचे भी नोट कर लेना आप, 0 है वो 7:4 में बनाई जाती है। वो इंक्लाइंड लेटर थे, ये आपके स्ट्रेट लेटर हैं, बाकी रेशियो सभी का वही सेम है जो ऊपर था। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें शो की गई है। ये मैंने सबसे पहले ए टाइप लेटर का सारणी है वो आपको शो की है। सबसे पहले यहाँ पे लेटरिंग हाइट ऑफ कैपिटल्स, जो कैपिटल लेटर हैं उनकी हाइट कितनी रहेगी। हम ये 14 वाला कॉलम देख लेते हैं कि 14/14 इंटू हाइट,
तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी प्रत्येक लेटर की? 14 आ जाएगी। आपसे पूछ भी सकते हैं कि जो ए टाइप के लेटर हैं उनमें कैपिटल लेटर्स की हाइट कितनी ली जाती है, तो यहाँ पे 14 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद ये देखिए कैपिटल लेटर है, ये इसकी हाइट है, ये एच से यहाँ पे मार्क की गई है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है हाइट ऑफ लोअर केस, ये अपर केस थे, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स। तो हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, तो देखिए जब कैपिटल की जिसमें 14 रहेगी वहाँ पे लोअर केस की यहाँ पे ये आपको दी गई है, देखिए जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं ये कैपिटल लेटर की, ये ई आपको छोटा बना के दिखा रखा है, इसकी जो हाइट है वो 10 है, ये स्मॉल लेटर के लिए इसको सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अगला है स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे कोई स्पेलिंग है, जैसे मैं मेरे नाम की स्पेलिंग लिख देता हूं, ये हो गए कैरेक्टर्स। इस एस और इस ए के बीच में कितनी दूरी आएगी वो तय करेगा, ये इस फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पे। तो ये d इजिकल टू 2/14 इंटू एच आएगा, तो इनके बीच में 2 mm का गैप है वो रह जाएगा। जब हम हाइट 14 रखेंगे तो इनके दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगली जो बात करूँ मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन्स, यानी कि ऊपर वाले ये जो लिख रहे हैं इसकी ये बेस लाइन है, इससे जब नीचे एक और लाइन में, जैसे यहाँ से ABCD लिखना शुरू करूँ मैं और नीचे दूसरी लाइन में, एक में तो सारे आएंगे नहीं, तो जब दूसरी लाइन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे उस बेस लाइन से दूसरी बेस लाइन की कितनी दूरी होगी, ये B से डिनोट किया गया है। और ये यहाँ पे आपको 20/14 इंटू एच, तो ये 20 रहेगी यहाँ पे। जब 14 आप लेटर्स की हाइट ले रहे हैं तो दूसरी बेस लाइन की जो दूरी है वो आपको 20 लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स, यानी कि यहाँ तक सपोज करो कोई एक नाम लिखा गया था, फिर इसके बाद दूसरा नाम यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे सतीश लिखने के बाद मैं आगे शर्मा लिखूँ, तो दूसरा नाम के इन दोनों के बीच में ये ई से डिनोट किया गया है, वो स्पेस आपका कितना रहने वाला है, यहाँ पे दिया गया है 6, यानी कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 6 रहेगी, 6 mm रहेगी, ठीक है। और फिर थिकनेस ऑफ लाइंस दिया गया है यहाँ पे, अगर 14 हाइट के आप लेटर बना रहे हैं तो थिकनेस है वो लाइन की वो 1 mm आपकी रखी जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये जो हाइट है ये कम करते जाएंगे उसके अनुसार जो नीचे की चीज़ें हैं वो कमियां ज़्यादा साथ साथ में होती रहेंगी। बाकी आपको याद रखने के लिए ये जो सारणी है वो रट के रखनी है, ठीक है, इसको आप याद रखना, साथ में ये चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ है लेटरिंग की, लेटर्स की हाइट है कैपिटल लेटर की, फिर स्मॉल लेटर की हाइट है, फिर स्पेसिंग बिटवीन 2 कैरेक्टर, यानी कि इन 2 के बीच में कितनी दूरी रहेगी, ठीक है। फिर मिनिमम स्पेसिंग बेस लाइन, ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन जब लिखनी शुरू करेंगे तो बेस लाइन से बेस लाइन के बीच की कितनी दूरी रहेगी वो यहाँ पे शो की गई है, जो कि B से डिनोट की गई है। फिर मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड में जैसे सतीश और शर्मा के बीच में कितनी दूरी रहेगी वो यहाँ पे 6 डिनोट की गई है। फिर थिकनेस ऑफ लाइन, जो प्रत्येक आपकी लाइन आप लिखोगे, ये जैसे R लिखा आपने तो इस R की मोटाई कितनी रहेगी वो यहाँ पे 1 mm रहेगी। मेरे ख्याल से सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेटर्स और नंबर्स की हाइट, थिकनेस, स्पेस, सारी चीज़ें। वो थे ए टाइप लेटर, यहाँ पे आपके सामने है ये बी टाइप लेटर की सारणी। वही चीज़ है, मैंने क्या कहा था, वहाँ पे हम 14 के हिसाब से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम 10 के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे क्या था, ऊपर 14/14 था, यहाँ 10/10 है। तो अगर इसमें हम यहाँ 10 वाली सारणी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में हाइट कितनी रहेगी, 10 रहेगी। लोअर केस लेटर में हाइट कितनी रहेगी, वो 7 रहेगी। फिर स्पेसिंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स कितना रहेगा, वही सेम 2 रहेगा। बेस लाइन में कितनी दूरी रहेगी, दोनों में 14 रहेगी, उसमें 20 थी, यहाँ 14 आ गई। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स के बीच में कितनी दूरी रहेगी, वो 6 ही रहेगी। और थिकनेस ऑफ लाइन कितनी रहेगी, वो 1 ही रहेगी। काफ़ी चीज़ें समान है, थोड़ा सा फर्क यहाँ है, थोड़ा सा फर्क यहाँ पे है। तो इन चीज़ों को आप नोट करके रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी बुक में भी ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने बस आपको ये किस तरीके से रीड करना है वो बता दिया, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिए। इनके ऊपर एक क्वेश्चन की PDF मैं तैयार कर रहा हूँ, वो आज शाम तक या कल तक उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। और इन वीडियोज़ को आप बार बार देखें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी तरीके से हो सके।
तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक थे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा था। लाइनों के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी कि किस तरीके से ये लगातार, पतली, मोटी, जिगजैग जो भी है सारी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी मोटाई है वो यहाँ पे मैंने अलग से शो कर दी थी कि प्रत्येक लाइन की मोटाई क्या रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइन कहाँ पे कौन सी किस तरीके से बनाई जाती है वो मैंने बता दिया आपको वीडियो के माध्यम से। फिर टाइप्स ऑफ एरो हेड है, जितने भी प्रकार के एरो हेड हैं हमारे सभी का मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, बता दिया, इनके एंगल बता दिए, इनका रेशियो बता दिया। सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, रेशियो भी, एंगल भी, ओब्लिक का एंगल कितना रहता है या कितने से कितने के बीच में इनका बीच का एंगल बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर ये डायमेंशनिंग सिस्टम है, अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में अंतर बता दिया कि यूनिडायरेक्शनल नीचे से पढ़ते हैं, ये लाइन के पैरेलल में रहता है अलाइन मेथड में। ये एंगुलर है दोनों, अलाइन में भी और यूनिडायरेक्शनल में भी। फिर चेन डायमेंशनिंग के बारे में बता दिया कि एक लाइन में सारे के सारे माप शो कर रहे हैं। पैरेलल के बारे में बता दिया कि एक लाइन लगाते हैं उसके पैरेलल ही सारे के सारे माप यहाँ पे शो करते हैं। फिर प्रोग्रेसिव बता दिया कि एक सर्किल अपन ने मार्क कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करके एक ही दिशा में तीर के निशान है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती हुई दिशा में है, तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग हो गई। यहाँ पे डायमेंशन बाई कोऑर्डिनेट्स हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, बहुत सारे सर्किल दे दिए या बहुत सारे माप दिखा दिए, उनको नीचे इस तरह से लिख करके माप शो करें, वो डायमेंशनिंग बाई कोऑर्डिनेट्स रहेगी। फाई का मतलब डायमीटर है, आर का मतलब रेडियस है, एस क्यू का मतलब स्क्वायर है, एस आर का स्फेरिकल रेडियस और स्फेरिकल डायमीटर यहाँ पे रहने वाला है। 4 प्रकार के लेटर्स आपको शो किए गए हैं। फिर ये ए टाइप लेटर में H/14, बी टाइप लेटर में H/10, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें सभी का रेशियो आपको ध्यान में रखना है, ये सेम है दोनों। फिर ये कौन सी चीज़ कहाँ पे शो की गई है, कितनी कितनी रेशियो के हिसाब से इनकी हाइट है, इनके बीच में स्पेस है, वर्ड्स के बीच में स्पेस है, बेस लाइन का स्पेस है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लीडर लाइन के बारे में बता दिया था मैंने, लीडर लाइन का कोण है वो 30 डिग्री से कम नहीं रहना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है और इसी के आधार पे एक क्वेश्चंस की PDF है मैं लेकर के आऊँगा। तो भाई लोगों, एक तो वीडियो को यार शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि जब तक आप शेयर करोगे नहीं, व्यूज़ आएंगे नहीं, तो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और भी कोई बात हो आपको तो बता सकते हैं, कोई डाउट हो। अभी फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक फॉर्म भरने का वीडियो भी लेकर के आऊँ, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। बाकी लाइक कर दें ज़रूर। धन्यवाद। जय श्री राम।